नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 12 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 200 से लेकर के 297 तक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 200 से लेकर के 260 तक पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम 260 से आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आज 280 के समथिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में अगले वीडियो में 297 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। पहले वाले आप रिवीजन कर रहे होंगे और उनको ध्यान से शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आगे वाली धाराओं की बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन है जो टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम पूछ रही है कि टेस्ट सीरीज चलाएं या नहीं चलाएं, ठीक है। तो अगर आप में से अगर 100+ लोग इंटरेस्टेड हैं तो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है या पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चलाएं या फिर ओनली पार्ट बी के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएं। तो आप ये वाले जो सजेशन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और अगर आप मेरे को डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ID है @GS भारद्वाज, ठीक है। तो आपके जो भी विचार हों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से और डायरेक्टली अगर मैसेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली GS भारद्वाज के नाम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम 260 से लेकर के 280 तक धाराओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले है धारा 261 में लिखा हुआ है कि नहाने के स्थान। तो नहाने के स्थान क्या होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये सब नगर पालिका डिसाइड कर सकती है। तो देखिए, नगर पालिका निवासियों के नहाने के स्थान, जानवरों को कपड़े धोने के स्थान, जैसे आपने वो धोबी घाट देखा हुआ मूवीज में, फिल्मों में धोबी घाट दिखाते हैं ना, तो वो आपने देखा होगा। तो वो नगर पालिका के द्वारा स्थान फिक्स होते हैं, कहाँ पशुओं को नहलाओगे और कहाँ कपड़े धोए जाएंगे और कहाँ खुद के लिए बनेगा। दूसरा, निवासियों के स्वास्थ्य, सफाई और सुख से संबंधित जो प्रयोजन है उनके लिए अलग से नगर पालिका तालाब, कोई जलाशय, ठीक है, ये स्थान फिक्स कर सकती है, ठीक है। दूसरा, ये जो आदेश निकालेगी ना नगर पालिका, इन आदेशों के नोटिसों की एक फोटोकॉपी नगर पालिका कार्यालय में जमा करवाई जाएगी, जो जनता के निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो ये किसमें लिखा हुआ है, धारा 261 में। अब देखो धारा 262 और 261 एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो हमने 261 में जो स्थान फिक्स किए थे ना, तालाब, जलाशय, व्यक्ति इनको गंदा नहीं करेगा। अगर गंदा करता है तो फिर इसका जुर्माना लगेगा 1000 से 2000 रुपये तक, ठीक है। 261 में जो स्थान निर्धारित किए थे उनको गंदा नहीं करने के संबंध में कौन सी धारा है, 262। उसके बाद 263 में लिखा हुआ है कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। यदि नगर पालिका ग्राम में कोई कुंड है, हौज है या फिर कुआं है, जलाशय है, नाली है या फिर कोई ऐसा स्थान है वो आपके घर से 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पर मच्छर है, ठीक है, गंदगी फैल रही है, उसमें बदबू आ रही है, तो इन सबसे न्यूसेंस फैलता है। तो नगर पालिका आपको लिखित सूचना देगी। लिखित सूचना के माध्यम से बोलेगी कि या तो इस गड्ढे को भर दिया जाए या ढक दिया जाए या फिर कोई अन्य उपाय, समुचित उपाय किया जाए। ये किस में लिखा हुआ है, धारा 263 में लिखा हुआ है। अगर आप ये बात नहीं मानते हो, नगर पालिका के अनुज्ञा के बिना ऐसा कोई कुआं खोदते हो, ठीक है, तो नगर पालिका या तो आपको मंजूरी दे सकती है। मंजूरी इसलिए दे सकती है कि मान लो कि वो उपयोग संगत था, ठीक है, और अगर मंजूरी ना दे तो आपको भरने के आदेश भी दे सकती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है धारा 263 में। अब देखिए धारा 264 में लिखा हुआ है कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध। मतलब कुछ निश्चित प्रकार की ऐसी उपज है, जैसे अफीम हो गई या फिर ऐसी कोई ऐसे न्यूसेंस फैल रहा है, तो नगर पालिका उसके लिए आपको मना कर सकती है, ठीक है। तो कब करेगी, कोई निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर, ठीक है। आपको नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्वानुमति से सार्वजनिक नोटिस के द्वारा किसी विशेष उपज की खेती के लिए जो हानिकारक है, जिससे न्यूसेंस फैलता है, उसके लिए मना कर सकती है। दूसरा, अगर मान लो कि आप जो खेती है वो लगातार 5 सालों से कर रहे हो, ठीक है, 5 वर्षों से लगातार कर रहे हो, तो फिर ये आपकी आजीविका है, तो नगर पालिका पहले आपको इसकी क्षतिपूर्ति देगी। क्षतिपूर्ति नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। उसके बाद धारा 265 में लिखा हुआ दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। अगर आप ऐसी कोई खाद, यूरिया वगैरह यूज में लेते हो जिससे आसपास में न्यूसेंस फैलता है, दुर्गंध फैलती है, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक,
उसके बाद धारा 266 में कोई शोभकारी खेल खेलना, मतलब कोई हानिकारक या दुर्घटनाग्रस्त कोई ऐसा कोई खेल है जिससे दुर्घटना हो सकती है, वो खेलने पर नगर पालिका रोक लगा सकती है। जैसे गलत तरीके से पतंग उड़ाना, चाइनीज मांझे का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद में पटाखे जलाना, किसी पटाखे जलाकर किसी दूसरे घर में फेंक रहे हो, या फिर अग्नि गुब्बारे छोड़ना, इससे कहीं पर आग लग सकती है। या फिर कोई ऐसा खेल जिससे कोई पड़ोसी, राहगीर आदि को खतरा हो सकता है या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंच सकती है, तो नगर पालिका इन पर रोक लगा सकती है। और इसके लिए उल्लंघन करने पर जुर्माना 100 से 500 रुपये तक आपको हो सकता है। उसके बाद देखिए धारा 267 में लिखा हुआ अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध। तो नगर पालिका में कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, अगर वो करता है तो उस पर 1000 से 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अब कौन कौन से कार्य नहीं करेगा, तो एक तो वो सार्वजनिक स्थान पे मलमूत्र विसर्जन नहीं करेगा, ना ही बच्चों को करवाएगा, मांस को बिना ढके कहीं पर नहीं ले जाएगा, पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा कहीं पर भी, नगर पालिका द्वारा लगाए गए विज्ञापन या नोटिस आदि को मिटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, या फिर उन पर कुछ पानी वगैरह नहीं फेंकेगा, ठीक है। खुले वाहन में कचरा अपशिष्ट पदार्थ नहीं लेके जाएगा, तो खुले वाहन में लेके जाएगा आधा कचरा तो वैसे उठ जाएगा और पूरे मार्ग में कचरा फैल जाएगा। इसके अलावा ऐसा स्थान जो उस कार्य के लिए नियत नहीं है, ठीक है, कब्र है, समाधि है, स्मारक है, मतलब ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर फिक्स नहीं कि भाई आप यहाँ पे कब्र, समाधि या स्मारक बनाओगे और आप वहाँ जा कर के ऐसे काम कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर किसी भी खतरनाक जानवर को खुला नहीं छोड़ोगे, कोई संक्रमित है या खतरनाक है, कोई इरिटेट जो कुत्ता है उसको कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा। खुले में शौच नहीं जाया जाएगा और ना ही किसी को अगर कोई जाता है तो उसकी शिकायत करेगा। तो ये सारे काम जो है इनके लिए मनाही है नगर पालिका में, ये लिखा हुआ है धारा 267 में। अब देखिए धारा 268 में मुझे लगता है कि ये थोड़ा दिख नहीं रहा आपको स्पष्ट रूप से। 268 में लिखा हुआ है कि धुएं को खपा देना, धुएं को खपा देना। अगर कोई ऐसी भट्टी है उससे धुआं निकलता है, कोई व्यवसाय है, तो उसका यथासंभव पूरा जो है धुएं को उपयोग किया जाना चाहिए। उस धुएं को यथासाध्य खपाने या नष्ट करने या कम करने का निर्देश नगर पालिका दे सकती है। अगर इस निर्देश का उल्लंघन करते हो तो जुर्माना आपको लगेगा 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक। अगर दोबारा अपराध करते हो तो जुर्माना 2000 से 5000 तक। लेकिन परंतु जो नगर पालिका, जैसे कोई रेल पथ है, ठीक है, कोई रेल के जो इंजन होते हैं या फिर सड़क मरम्मत करने के लिए जो बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन आते हैं ना, तो उसके लिए इसको क्षमा किया गया है, इस धारा के अधीन वो नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है धारा 269 में लिखा हुआ है बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। नगर पालिका जो है ये बाजार खोलना, बुच्चड़ खाने खोलना या फिर ऐसे कुछ निश्चित कारोबार हैं उनके लिए नगर पालिका शर्तों के अधीन समय समय पर मंजूरी दे सकती है, ठीक है, या लाइसेंस वापस भी ले सकती है। लेकिन अगर आप इस निर्देश के प्रतिकूल जाकर या फिर शर्तों का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के या फिर आपको सस्पेंड कर दिया गया उस दौरान भी आप अगर ये काम करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक। और दूसरा, नगर पालिका मजिस्ट्रेट को आवेदन करके ऐसे स्थानों को बंद भी करवा सकती है। अगर कोई व्यथित व्यक्ति है, वो उसको लगता है कि मैं शिकायत करूँगा, तो वो शिकायत जो है 30 दिन के भीतर कलेक्टर को कर सकता है, अपील कर सकता है, कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। ये लिखा हुआ धारा 269 में। धाराएं सारी इजी धाराएं हैं। अध्याय 12 जो है वो पूरा इजी है। अध्याय 12, 13 और 14 तीनों इजी है। तो अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो आपसे बस इतना सा है कि आप एक तो नोट्स बनाओगे तो सबसे बेस्ट है, आप साथ साथ वीडियो के नोट्स बना लो, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर आप क्या करें, वीडियो को बार बार देखें, 1 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, कितनी भी बार देखोगे आपको याद होगा, ठीक है। फिर देखिए धारा 270 में लिखा हुआ है बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना। तो नगर पालिका बाजार, वधशालाएं आदि को खोल सकती है, उनको बंद करवा सकती है, उनको किराए पर भी दिया जा सकता है और उनको बेचा भी जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई रोड है और नगर पालिका छोटे छोटे जो दुकान बनवा सकती है, ठीक है, बना के इनको किराए पे दे सकती है, इनको बेच भी सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका की अनुज्ञा के इन दुकानों का प्रयोग करता है, ठीक है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना 1000 से 2000 रुपये के समथिंग लगेगा। और इनके लिए नगर पालिका 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नीलामी के माध्यम से भी पट्टे जारी कर सकती है। इन दुकानों के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नीलामी कर सकती है। उसके बाद देखिए धारा 271 में लिखा हुआ नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशालाओं का खोला जाना। क्या खोल सकती है नगर पालिका
बिल्कुल खोल सकती है और वो जो है नगर पालिका सीमाओं के भीतर ही माने जाएंगे। लेकिन इसके लिए नगर पालिका को पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार की अनुमति लेकर के अपनी सीमाओं के भीतर या बाहर जो है वधशालाएँ खोल सकती है, लेकिन ये स्थान जो है नगर पालिका के भीतर ही माने जाएंगे। ये होगी धारा 271। अब धारा 272 क्या कहती है कि नई वधशालाओं का खोला जाना, हालांकि ये शायद दिख नहीं रहा है, शायद 272 में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नई वधशालाओं का, बूचड़ खाने जो होते हैं उनका खोला जाना। तो सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय लेगी पहले नगर पालिका, उनके आक्षेप सुनेगी, उन पर विचार करेगी, उसके बाद ही खोलेगी, डायरेक्ट नहीं खोलेगी। अगर बच्चों उनको लगता है जनता को कि यहाँ नहीं खोला जाना चाहिए तो नगर पालिका नहीं खोलेगी। उसके बाद देखिए धारा 273 में साफ साफ लिखा हुआ वे शक्तियाँ, तो इसके बारे में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, शक्तियाँ पढ़ेंगे, जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये धारा, इस धारा में बहुत सारी उपधाराएं हैं और बहुत बड़ी धारा है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। हालांकि आप इसका प्रैक्टिकल पहले देख चुके हैं। ये धारा जो है आपको वो सारे प्रावधान है इस धारा में जो अपने कोरोना के दौरान आपने देखे होंगे या सुने होंगे, ठीक है। तो इस धारा को वैसे तो अगर आप कोरोना से रिलेटेड करते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सब पता है कि कैसे संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, कैसे सूचना दी जाती है, कैसे वो नोटिस लगा के उसको सीमाओं को सीज करते हैं, कैसे घर घर जाके जांच करते हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो नगर पालिका को पहली उपधारा में इसमें क्या लिखा हुआ है कि चिकित्सक, प्रबंधक या परिवार का मुखिया ऐसे खतरनाक रोग की जानकारी नगर पालिका को तुरंत देगा, ये उसकी जिम्मेदारी, अगर वो नहीं देता है तो उसमें जुर्माना होगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कोई स्थान जहाँ को खतरनाक रोगी की रिपोर्ट मिलती है या फिर संदेह है कि वहाँ पे वो संक्रमित व्यक्ति रहता है, तो हम बिना किसी आज्ञा के, बिना नोटिस के हम क्या कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं उस घर का कि भाई यहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति रहता है, आपने सूचना क्यों नहीं दी। उसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों की सलाह पर नगर पालिका ऐसे जल स्रोत, ठीक है, जिससे रोग फैलने की संभावना है, मान लो कि कोई टंकी है उसमें संक्रमित व्यक्ति नहा लिया है, संक्रमित पशु जो है वो उसमें गिर गया, तो उसके रोग पर, उसके प्रयोग पर नगर पालिका जो है बैन लगा सकती है, उसको बंद करवा सकती है। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा चिकित्सा व्यवसायी या द्वारा हस्ताक्षरित कोई डॉक्टर है उसने हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र दिया है कि भाई ये जो व्यक्ति वो संक्रमित है तो उसको अलग किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखित नोटिस द्वारा भवन को साफ करने का आदेश दे सकती है नगर पालिका कि अगर कोई वाकई पर कोई व्यक्ति संक्रमित रहा हुआ है या पहले रहा है तो नगर पालिका क्या करेगी, इसके ऊपर आपको आदेश देगी कि इसकी साफ सफाई करवाई जाए। दूसरा, अगर मालिक अमीर है या पैसे वाला है तो वो स्वयं के खर्चे पे करवाएगा, अगर कोई गरीब उसकी बात नहीं है तो नगर पालिका उसके घर की साफ सफाई करेगी, ठीक है, उसको सैनिटाइजेशन करेगी। यदि किसी होटल या धर्मशाला आदि, मतलब होटल में या धर्मशाला में कोई विदेशी है या कोई संक्रमित व्यक्ति है रुका है, तो फिर उस होटल को क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। पहले उसको सैनिटाइजेशन, जब तक वो रोगाणु रहित नहीं होता है तब तक उसको आम जनता के लिए नहीं खोला जाएगा। ये तो आपने कोरोना के दौरान देखा ही है, तो सेम वो सारी बातें वही हैं। यदि किसी गंदी झोपड़ी में, देखो कोई गंदी झोपड़ी है, यहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति रहा था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर वो वहाँ नहीं रहता, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पे उस गंदी बस्ती को तोड़ा या जलाया जा सकता है, पर वो मजिस्ट्रेट की पूर्वानुज्ञा से, ठीक है। खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहनों की व्यवस्था करने की शक्ति होगी नगर पालिका की, और सार्वजनिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, वाहनों को रोगाणु रहित रखने का आदेश दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, कोई संक्रमित व्यक्ति या उसका संरक्षक रोग छुपाएगा नहीं और ना ही फैलाएगा, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। इन सब कार्यों के दौरान अगर किसी को क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन नगर पालिका के आदेशों की अवज्ञा करता है तो उसमें जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर के 5000 तक। राज्य सरकार किसी भी समय शक्ति राज्य सरकार जो है नगर पालिका की ये जो शक्ति है ये किसी भी समय वापस ले सकती है, उसकी सीमा डिसाइड कर सकती है, शर्तें बदल सकती है, या नगर पालिका के आदेश को रद्द भी कर सकती है, ठीक है। ये है अपनी धारा 273 जो कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर देखी हुई है, किसमें, कोरोना के दौरान। अब धारा 274 क्या कहती है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियाँ। अति भीड़ वाले क्षेत्र क्या होते हैं, पहले तो हम वो देखेंगे, उसके बाद उनमें बारे में विशेष शक्तियाँ क्या है राज्य सरकार
जो प्रदत्त कर सकती है नगर पालिका को, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अधिक भीड़ वाले क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ पे भवनों का निर्माण जो है बेतरतीब ढंग से बना हुआ हो, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं हो, कोई नक्शा नहीं हो, कोई कहीं मकान बना रहा है तो आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ी नहीं निकल सकती, वहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाता है, कचरा फैला होता है, ठीक है। तो विद्यमान भवनों को साफ करना मुश्किल हो, इस तरीके से बसे हुए हैं। जल निकास, सीवरेज आदि की कोई व्यवस्था नहीं हो, ऊपर बंद हो, कहीं भी कचरा फैला हुआ है, ठीक है। मार्गों का तंग होना या बंद होना, मार्ग कहीं खुलते नहीं हैं और वहाँ से वो गाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहलाएंगे, अति भीड़ वाले क्षेत्र कहलाएंगे। तो इस वजह से ये जो अति भीड़ वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर खतरनाक बीमारियों के फैलने की संभावना हो तो राज्य सरकार नगर पालिका को निम्नलिखित आदेश दे सकती है। क्या, नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी को ऐसे निर्माण को हटाने या गिराने को कह सकेगी। अगर वो नहीं करता है तो नगर पालिका स्वयं गिराएगी, ठीक है। अगर नगर पालिका को लगे कि किसी स्थान पर निर्माण पर जोखिम युक्त है तो निर्माण को रोका जा सकता है, नहीं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और ऐसे स्थान या भवनों को कब्जे में ले सकती है नगर पालिका। इसके बदले में उसको प्रति कर दिया जाएगा। कब, जब उसने पहले नगर पालिका की पूर्व अनुमति से बनाया हो, लेकिन अब नगर पालिका बोल रही है कि इसको हटाओ, तो फिर धारा 295 के तहत उसको क्या दिया, अगर कोई विवाद होता है तो उसकी राशि कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। उसके बाद देखिए धारा 275 में लिखा हुआ है शवगारना और कब्रिस्तान, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या है, तो ये नगर पालिका का उत्तरदायित्व है कि वो कब्रिस्तानों और शमशानों का निर्माण करवाएगी और रख रखाव करेगी। दूसरा, अगर यहाँ पे आसपास कोई ज़मीन नहीं है तो दूसरी जगह अगर उसको देख रही है तो मरते के निवर्तन के लिए स्थानों का अर्जन करेगी, उनका रख रखाव करेगी और नियमन करेगी। ये लिखा हुआ धारा 275 में। उसके बाद देखिए धारा 276 में कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में सख्ती। क्या कह सकती है नगर पालिका को, तो नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा व शर्तों के बिना कोई व्यक्ति कहीं भी एक तो नया कब्रिस्तान या शमशान नहीं खोलेगा, ठीक है। दूसरा, यदि नगर पालिका की सीमा में अथवा उससे 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर कोई इसी शमशान या कब्रिस्तान को जिला चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी से बोलता है कि ये खतरनाक है या लोगों को नुकसान हो सकता है, पड़ोसियों को, राहगीरों को, तो नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस के द्वारा उस शमशान को या कब्रिस्तान को बंद करवा देगी, लेकिन उससे पहले किसी अन्य स्थान पर इसकी समुचित व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो धारा 276 क्या कहती है, एक तो बिना नगर पालिका की अनुमति के कोई शमशान घाट नहीं खोलेगा। दूसरी बात, अगर कोई चिकित्सा अधिकारी ये कहता है कि भाई इस एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर जो ये जो कब्रिस्तान है या हानिकारक है, लोगों से न्यूसेंस फैलता है इससे, तो वो नगर पालिका को कह सकता है, नगर पालिका उसको वो नोटिस के द्वारा बंद करवा सकती है, लेकिन उससे पहले समुचित व्यवस्था करवाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। उसके आगे देखिए, बिना अनुज्ञा के कब्रिस्तान बनाने, जलाने या दफनाने पर जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक लगेगा। व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है और कलेक्टर नगर पालिका व अपीलार्थी को सुनने के बाद निर्णय देगा और निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। तो ये तो अपील कलेक्टर वाला तो फिक्स ही है 30 दिन में, और ये सब में सेम ही दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है धारा 277 में लिखा हुआ है शवों को ले जाने का विनियमन। नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा शवों को कब्रिस्तान ले जाने के मार्ग को डिसाइड कर सकती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई गांव है उसमें किस रास्ते से लेकर के शव ले जाए जाएंगे कब्रिस्तान तक, ठीक है, तो वो नगर पालिका डिसाइड कर सकती है। अगर कोई दूसरे रास्ते से लेकर के जाता है तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा 1000 से 2000 रुपये तक। धारा 278 में लिखा हुआ है शमशान भूमियों पर ईंधन मतलब लकड़ी वगैरह, ठीक है, की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने, लाइसेंस देने की सख्ती नगर पालिका की। तो नगर पालिका पहले आवेदन प्राप्त करेगी, कुछ फीस शुल्क लेगी, उसके बाद शर्तों के अधीन उसको मंजूरी दे देगी। लेकिन अगर वापस लेना हो तो उसको कारण बताएगी और वापस भी ले सकती है। और इनको जलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन या अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी दर डिसाइड कर सकती है कौन, नगर पालिका। पहले से पैसे फिक्स होंगे, कितने रुपए की लकड़ी क्या भाव बिकेगी, या कोई अन्य सामान जो है जलाने का वो क्या भाव से बिकेगा। दूसरा, शमशान भूमि से 300 मीटर के अंदर कोई बिना लाइसेंस के कोई ईंधन वगैरह लकड़ी वगैरह नहीं बेचेगा। वो वही व्यक्ति बेच सकता है जो लाइसेंस जिसको मिला हुआ है। 300 मीटर के भीतर नहीं बेचेगा। अगर कोई ऐसा करता है 300 मीटर के भीतर बेचता है या निर्धारित दर से, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है वो भी निर्धारित दर से ऊंची दर पे बेचता है, या फिर लाइसेंस वापस लेने के बाद भी बेचता है, तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा 1000 से 2000 रुपये, या फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो ये लगेगा जुर्माना। ये लिखा हुआ है धारा 278 में।
अब देखिए धारा 279 में लिखा हुआ है शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति किसकी होगी। मान लो कि कोई लावारिस शव पड़ा हुआ है नगर पालिका में, ठीक है, तो उसका दफन करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर वो अप्राकृतिक मृत्यु है, मान लो किसी ने उसका मर्डर कर दिया या कोई गला वगैरह काट दिया या जो भी एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या होगा, उसकी औपचारिकताएं होंगी भाई, उसमें तो टाइम लगेगा, पुलिस कार्रवाई होगी, फिर उसकी छानबीन होगी कैसे क्या हुआ, तब तो नगर पालिका की ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक मृत्यु हुई है कोई, तो नगर पालिका 24 घंटे के अंदर अंदर उसका दफन या शव को जलाने की व्यवस्था करेगी। धार्मिक रीति से अगर कोई हिंदू है तो उसको जलाया जाएगा, अगर कोई मोमडन है या मुस्लिम है तो उसको क्या किया जाएगा, दफनाया जाएगा। तो ये धार्मिक रीतियों का ध्यान रखेगी कौन, नगर पालिका। खर्चा जो है वो मृतक व्यक्ति की संपत्ति से लिया जाएगा, उनको पता चल जाता है वह व्यक्ति यहाँ का है, इसकी संपत्ति तो वहाँ से। अगर मान लो कोई गरीब है तो फिर उसका नगर पालिका खर्चा जो है नगर पालिका स्वयं वसूल करेगी। ये लिखा हुआ है धारा 279 में। उसके बाद देखिए धारा 280 में लिखा हुआ नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना। नगर पालिका क्षेत्र में कोई प्लॉट में या कहीं खाली जगह पे कोई पशु मर गया, ठीक है, तो उसके शव को हटाया जाना या उसके किसी नियत स्थान पर उसको पहुंचाया जाना। वो कैसे होगा, तो नगर पालिका मृत पशुओं के निवर्तन के लिए स्थान निर्धारित करेगी। कोई भी व्यक्ति जो कोई पशुपालक है या व्यक्ति है, उसकी ज़मीन पे या भूमि पर कोई जो है मर गया, लेकिन उसकी जो पशु है, या तो दूसरी पहली बात तो उसका खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, दूसरा धार्मिक रीति से देते हैं ना पशु बलि वगैरह ये सब। तो इसके अलावा ऐसे अगर कोई पशु की मृत्यु होती है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कारण से उसकी डेथ होती है तो वह स्वामी मृत पशु को नियत स्थान पर पहुंचाएगा। और अगर नियत स्थान कोई फिक्स स्थान नहीं किया हुआ है इनको पशुओं को शव को डालने के लिए या जलाने के लिए, तो फिर आबादी भूमि से जहाँ जनता रहती है उससे 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु या अगर वो स्वयं सक्षम नहीं है, फिर अकेला व्यक्ति है वो नहीं डाल पा रहा है, तो नगर पालिका सूचना देगा। नगर पालिका सूचना के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हटा देगी और इसका जो खर्चा है वो क्या इससे वसूल करेगी जिसने कॉल किया है नगर पालिका को। उल्लंघन करने पर जुर्माना 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक दिया जाएगा। यह हो गई धारा 280। तो हमने इस वीडियो में बात करी है कहाँ से कहाँ तक, हमने बात करी है 261 से लेकर के 280 तक। तो आई होप आपको ये धाराएं समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा ये आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, ताकि आपको एक साथ जो है दिक्कत नहीं आए याद करने में। आप दोबारा भी इस वीडियो को लास्ट में कटिंग करके सुन सकते हो या फिर आप जो है डायरेक्ट इस वीडियो को आगे सुन सकते हो, ताकि आपको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 261, इसमें पढ़े थे नहाने के स्थान। तो नहाने के स्थान, कपड़े धोने के स्थान, जानवरों की सफाई के स्थान नगर पालिका डिसाइड कर सकती है और ये जो आदेश की जो प्रति है वो कार्यालय में जमा रहेगी, जो भी उसको जा करके देख सकता है। उसके बाद धारा 262 पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि भाई ये जो स्थान फिक्स किए हैं नहाने धोने के, इनको कोई गंदा नहीं करेगा। उसके बाद धारा 263 में लिखा हुआ था कोई कुएँ हैं, कोई गड्ढा है, कोई वहाँ पे न्यूसेंस फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो धारा 263 के अंतर्गत नगर पालिका उनको भरवाने के और उनको ढकने के आदेश दे सकती है। उसके बाद पढ़ी थी धारा 264 में हमने ये पढ़ा था कि कुछ जो खेती है, कतिपय प्रकार की खेती है, उसके नियमन या प्रतिषेध कर सकती है नगर पालिका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगी, मान लो कोई चिकित्सा अधिकारी है, कोई स्थानीय चिकित्सा अधिकारी है, उसने उसकी रिपोर्ट के अनुसार वो खेती जो आसपास के लोगों के लिए हानिकारक है, तो नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उस पर रोक लगवा देगी। लेकिन अगर वो 5 सालों से वो कृषि कर रहे हैं तो उससे पहले उनको क्या दी जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 265 में हमने पढ़ा था कि दुर्गंधपूर्ण खाद का प्रयोग करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 266 में हमने पढ़ा था कोई शोभकारी खेल खेलना के लिए रोक लगा सकती है नगर पालिका। मतलब कोई गलत तरीके से पतंग उड़ा रहा है, जिससे कोई पटाखा जला रहा है या कोई अग्नि गुब्बारे छोड़ रहा है जिससे कोई राहगीर है, पड़ोसी है, उसको जो नुकसान हो सकता है, तो इस पर जुर्माना आपको कितना से कितना दिया जाएगा, 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक जुर्माना आपका लगेगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 267 में हमने पढ़ा था अन्य प्रकार के न्यूसेंस पर प्रतिबंध है, जैसे आप सार्वजनिक स्थान पे मूत्र विसर्जन वगैरह नहीं कर सकते, मांस को बिना ढके नहीं ले जा सकते, पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते, विज्ञापन या नोटिस को खराब नहीं कर सकते, खुले में कचरा नहीं डाल सकते। तो ये सब धारा 267 में दिया हुआ था कि आप उल्लंघन करते हो, ऐसा काम करते हो
तो 1000 से 2000 रुपये आप पे जुर्माना लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 268 में पढ़ी थी धुएं को खपा देना। मतलब अगर कोई भट्टी का यूज़ कर रहा है या कोई ऐसा व्यवसाय है जिससे धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो नगर पालिका ये आदेश दे सकेगी कि भाई साहब इस धुएं को आप खपा दो या फिर इसको समुचित व्यवस्था करो इसकी। अगर आप निर्देश का उल्लंघन करते हो तो 1000 से 2000 के लिए जुर्माना लगेगा और दोबारा अपराध करते हो तो 2000 से 5000 जुर्माना लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 269 हमने ये पढ़ी थी। 268 था, उसमें एक बात और थी कि जो रेल पथ है, रेल के जो इंजन वगैरह हैं, लोकोमोटिव जो इंजन है जो सड़क सुधारने के लिए काम में आते हैं, उनको इस धारा से छूट दी जा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 269 में पढ़ी थी बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। तो नगर पालिका जो है बाजार के लिए और जो वधशालाएँ, बुचड़खाने, इनके लिए लाइसेंस दे सकती है। ठीक है, तो लाइसेंस दे सकती है और अगर आपने बिना लाइसेंस के उल्लंघन किया है, शर्तों का उल्लंघन किया है, तो आप पे जुर्माना 1000 से 2000 लगेगा और नगर पालिका मजिस्ट्रेट को आवेदन करके इस स्थान को बंद करवा सकती है और व्यथित व्यक्ति वही कलेक्टर के पास 30 दिन में अपील कर सकता है। कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा हमने पढ़ी थी धारा 270 में हमने ये पढ़ा था कि बाजारों, वधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना, ठीक है, और उनको किराए पे देना और बेचना, तो ये नगर पालिका काम कर सकती है। 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए कर सकती है। अगर आप बिना नगर पालिका की अनुज्ञा के इसका उपयोग करते हो तो आप पे जुर्माना 1000 से 2000 लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 271 में हमने ये देखा था नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशालाओं का खोला जाना, तो नगर पालिका राज्य सरकार की अनुमति से खोल सकती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे स्थानों को नगर पालिका के भीतर ही माना जाएगा। धारा 272 हमने पढ़ी थी। 272 में हमने ये पढ़ा था नई वधशालाओं का खोला जाना। ठीक है, तो नगर पालिका वहाँ की जनता की राय लेकर के, लोगों के आक्षेप सुन करके वधशाला खोल सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 273 में हमने पढ़ी थी ये शक्तियाँ जो खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इससे हमने पढ़ा था कि अगर कोई चिकित्सक या प्रबंधक को पता चलता है कि उसके यहाँ पे कोई वो संक्रमित व्यक्ति रह रहा है तो उसकी सूचना जो है तुरंत किसको देगा, नगर पालिका को देगा, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा जो है यह हो सकता है कि अगर कोई खतरनाक रोगी है कहीं पे रह रहा है तो उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, नगर पालिका को देनी पड़ेगी। उसको रोकने के लिए आप उसको अलग कर सकते हो। दूसरा, कोई व्यवसायी या डॉक्टर लिख के देता है कि संक्रमित व्यक्ति है तो उसको अलग रखा जाएगा। और अगर संदेह होता है कि इस घर में कोई रह रहा है संक्रमित व्यक्ति तो उसके लिए लिखित नोटिस द्वारा भवन को साफ करने का आदेश दे सकती है। तो ये सारी धाराएं हमने पढ़ी थी धारा 273 में। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 274 में हमने देखा था अति भीड़ वाले जो क्षेत्र हैं उनके संबंध में विशेष शक्तियाँ। तो अति भीड़ वाले क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ पर बेतरतीब ढंग से मकान बने हुए हैं, सड़कें तंग हैं और ठीक है, वहाँ पे वो साफ सफाई व्यवस्था नहीं हो पा सकती। ठीक है, जल निकास सीवरेज की कमी है, व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा सकती, तो अति भीड़ वाले क्षेत्र हैं। तो इनके संबंध में शक्तियाँ थी कि नगर पालिका नोटिस दे के इनको निर्माण को रोक सकती है, हटा सकती है, प्रतिबंध इस पर लगा सकती है। ठीक है, और क्षतिपूर्ति इसकी नहीं दी जाएगी। अगर नगर पालिका की पूर्वानुमति से कोई मकान बनाया गया था पहले तो उसकी जो है क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 275 में हमने पढ़ा था शव का गाड़ना या कब्रिस्तान। तो ये किसका उत्तरदायित्व होगा, ये नगर पालिका का उत्तरदायित्व है कि वो शमशान का निर्माण करे, उसका रख रखाव करे और मृतक के निवर्तन के लिए स्थान अर्जन करे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 276 में हमने पढ़ा था कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। तो ये नगर पालिका को शक्ति है। अगर कोई चिकित्सक ये लिख करके देता है, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी, कि भाई इस एरिया के 1 किलोमीटर के भीतर, ठीक है, ये जो है नुकसान हो सकता है या फिर ये लोगों के लिए हानिकारक है कब्रिस्तान, तो नगर पालिका जो है सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इसको बंद करवाएगी, लेकिन इससे पहले किसी अन्य स्थान पर इसकी समुचित व्यवस्था करेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना लगेगा 1000 से 2000 रुपये तक। अगर कोई व्यथित व्यक्ति है वो 30 दिन में नगर कलेक्टर को अपील कर सकता है और कलेक्टर का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 277 में हमने ये देखा था कि शवों को ले जाने का विनियम। तो नगर पालिका इसके लिए मार्ग डिसाइड कर सकती है कि मृत शव को किस मार्ग से ले जाया जाएगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 1000 से 2000 रुपये उसके लगेगा जुर्माना। फिर हमने पढ़ी थी धारा 278 में ये पढ़ा था कि शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति की शक्ति। तो नगर पालिका लाइसेंस दे सकती है कि इसके 300 मीटर के अंदर जो है वो ईंधन कौन बेचेगा मृतक के लिए। ठीक है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई अन्य व्यक्ति बेचता है तो उस पर जुर्माना लगेगा
और अगर इस पे ऊंची दर पे बेचता है ये भी तो इसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जुर्माना लगेगा 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 279 में हमने पढ़ा था शवों को दफन करवाने या जलवाने की सख्ती। तो कोई लावारिस शव है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो नगर पालिका 24 घंटे में धार्मिक रीति से उसका अंतिम संस्कार करेगी और खर्चा उससे मृतक से की संपत्ति से लिया जाएगा, लेकिन कोई गरीब है तो नगर पालिका स्वयं करेगी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 280 में ये पढ़ा था कि नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना। तो वो किस तरीके से होगा, तो नगर पालिका जो है इसके लिए स्थान डिसाइड करेगी। अगर स्थान नहीं है तो आबादी भूमि से 2 किलोमीटर के बाहर इसको जाके दफनाना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति स्वयं ये नहीं कर पा रहा है तो नगर पालिका को सूचना देगा, नगर पालिका इस पशु को हटवाएगी और उसका खर्चा किससे लिया जाएगा, स्वयं से लिया जाएगा और 1,000 से 2,000 लगेगा जुर्माना। तो हमने ये पढ़ी है धारा 261 से लेकर के 280 तक। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और आप इनको बार बार याद कर रहे होंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो आपके, तो आप इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे जो पूछा था वो आप ज़रूर बताएं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड कौन कौन है। अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँ और दोनों कहे तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ या फिर पार्ट फर्स्ट की और पार्ट बी की अलग अलग लेके आऊँ, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताओगे। अगर 100+ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो ही हम क्या है जो टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।